और एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हम साउथ वेस्टर्न रेलवे बैंगलोर डिवीज़न का। सीबीटी टेस्ट हुआ था और ये JCNW लेवल 6 25% LDC है। जो टेस्ट का डेट था 4/2/2025 था। इसमें जो सवाल लिए गए थे टोटल 110 सवाल लिए गए थे। तो इसी सवाल जवाब को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप CNW डिपार्टमेंट से जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोज़ आपके बहुत काम के होने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोचेज। ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स क्या है? राइडिंग इंडेक्स क्या होता है? देखिए, जो कोच हमारा होता है, जब हम जर्नी करते हैं उसमें, तो हमारी जर्नी कितनी कंफर्टेबल है, इसको नापने का जो पैमाना होता है वो राइडिंग इंडेक्स कहलाता है। तो कितना अच्छा राइडिंग इंडेक्स है, जितना अच्छा राइडिंग इंडेक्स होगा उतना बढ़िया कंफर्टेबल हमारी यात्रा होगी उस कोच में। तो यहाँ पे ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स 3.5 होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 3.5। चलिए सवाल नंबर 2। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ईयर कैन बी क्रेडिट टू एन एम्प्लॉय? एक वर्ष में एक कर्मचारी को कितने दिनों का LAP मिलता है या दिया जाता है? तो ये होता है 30 डेज। एक साल में 30 दिन का LAP एक कर्मचारी को मिलता है, जो हर 6 महीने में 15 दिन के हिसाब से होता है। यानी कि 1 जनवरी से जून लास्ट तक आपको मिलेगा 15 दिन, और फिर जुलाई से आपको दिसंबर तक मिलेगा 15 दिन। तो हर 6 महीने में 15-15 दिन मिलता है। टोटल एक साल में आपको 30 दिन मिलता है। चलिए सवाल नंबर 3। रोलर बेयरिंग इज़ यूज्ड इन बॉक्स एंड BCN। बॉक्स एंड BCN में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे जो कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग। LHB कोच के भी अंदर इसी बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग का। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील इज। जो ICF का सॉलिड व्हील होता है उसका न्यूनतम शॉप इशू साइज पूछा जा रहा है कि ICF का न्यूनतम शॉप इशू साइज क्या होता है व्हील का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर न्यू की बात करें, यहाँ पे जो हमारा ICF कोच होता है, अगर उसके हम न्यू की बात करें तो ICF कोच का न्यू 915 mm न्यू होता है। 915 न्यू होता है। और जो हमारा शॉप इशू साइज होता है 837 होता है। और उसके बाद जो हमारा कंडम होता है वो 825 होता है। ये ICF का होता है। और अगर हम वंदे भारत का देखें, अगर अभी जो नई गाड़ी आई है हमारी वंदे भारत, बहुत सवाल निकल के आते हैं वंदे भारत का, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर नए व्हील की बात करें वंदे भारत के 952 होता है, 952 mm न्यू व्हील होता है। और शॉप इशू साइज़ की बात की जाए तो 896.5 mm होता है शॉप इशू साइज़। और अगर हम कंडम की बात करें तो 877 पे इसको कंडम कर दिया जाता है। इसी तरह अगर हम LHB की देखें, LHB का जो हमारा व्हील होता है, LHB का जो व्हील होता है वो नए में 915 mm होता है। LHB और ICF का व्हील साइज़ नए में सेम होता है, 915 mm, जबकि वंदे भारत का 952 mm होता है। LHB और ICF से बड़ा होता है। और अगर हम इसका शॉप इशू साइज़ की बात करें तो 862 mm होता है शॉप इशू साइज़। और अगर कंडम की बात करें तो 855 होता है इसका कंडम साइज़। तो यहाँ पे पूछा गया है ICF का कि ICF का जो हमारा शॉप इशू साइज़ क्या है, तो 837 होता है ICF का। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 837 mm। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। What is the recommendation producer to restore normal operation if the dirt collector is a wagon air brake system is found to be closed? यदि किसी वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम में जो गंदगी संग्राहक यानी कि जो हमारा डर्ट कलेक्टर है वो अवरुद्ध पाया जाता है, यानी कि वो जाम हो जाता है, तो सामान्य संचालन को बहाल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? अगर चौक हो जाता है जो हमारा डर्ट कलेक्टर है, अगर वो चौक हो जाता है तो हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए, नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ तो 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मलबे को बाहर निकालने के लिए ब्रेक पाइप का दबाव बढ़ाएं, इंक्रीज ब्रेक पाइप प्रेशर टू बिलो आउट द डबीज। गंदगी संग्राहक यानी कि जो हमारा डर्ट कलेक्टर है उसको डिसेंबल एंड क्लीन द डर्ट कलेक्टर असेंबली। जो हमारा डर्ट कलेक्टर असेंबली है उसको डीअसेंबल करें, यानी कि उसको अलग करें और उसकी साफ सफाई करें, खोल के साफ सफाई करें।
ऑप्शन सी में है आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर यूजिंग द आइसोलेटिंग कॉक, आइसोलेटिंग कॉक का उपयोग करके ब्रेक सिलेंडर को अलग कर दें। ऑप्शन डी में है रिप्लेस द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, यानी कि जो हमारा डीबी है उसको रिप्लेस कर दे, बदल दे। तो जो अगर हमारे यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा डर्ट कलेक्टर है अगर वो चौक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि अगर चौक हो जाए तो उसको डीअसेंबल करना है, उसको क्लीन करना है और उसको फिर असेंबल कर देना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डिसेंबल एंड क्लीन द डर्ट कलेक्टर असेंबली। जो हमारी पूरी डर्ट कलेक्टर की असेंबली है उसको हमें डीअसेंबल करना है, उसको साफ करना है, क्लीन करना है और फिर हमें लगा देना है। तो ये हम प्रक्रिया अपनाएंगे जब हमारे किसी भी वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम वाले वैगन में हमारा जो डर्ट कलेक्टर है वो चौक हो जाए। तो चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6, नॉमिनल गेज ऑफ पीएससी स्लीपर इज। पीएससी स्लीपर का नॉमिनल गेज क्या होता है, तो जो पीएससी स्लीपर होता है इसका नॉमिनल गेज 1673 होता है, 1673 होता है नॉमिनल गेज। अब यहाँ पे पीएससी स्लीपर क्या होता है ये जानने वाली बात है। देखिए अलग अलग रेल लाइन को बिछाने के लिए अलग अलग स्लीपर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले वुडन यानी लकड़ी के स्लीपर का उपयोग किया जाता था पहले के ज़माने में, उसके बाद जब लकड़ी का सिस्टम खत्म हुआ तो उसके बाद मेटल यानी लोहे के स्लीपर का इस्तेमाल किया जाने लगा। और अगर आज की बात की जाए तो आपने देखा होगा आज के टाइम में जो सीमेंट का स्लीपर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसे पीएससी स्लीपर कहा जाता है। और यहाँ पे पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। पीएससी का स्लीपर होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो कई बार सवाल ये भी आता है कि पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है या पीएससी स्लीपर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर ऐसा सवाल आए तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट आपको लिखना है। यहाँ पे पूछा गया नॉमिनल गेज पीएससी स्लीपर का नॉमिनल गेज, तो पीएससी स्लीपर का नॉमिनल गेज 1673 होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1673 चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7, व्हील बेस ऑफ कैस्नॉफ बॉगीज। कैस्नॉफ बॉगी का व्हील बेस क्या होता है। यहाँ पे कैस्नॉफ बॉगी का व्हील बेस पूछा जा रहा है। तो जो कैस्नॉफ बॉगी का व्हील बेस होता है 2000 होता है, 2000 2000 कैस्नॉफ बॉगी का व्हील बेस होता है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें इसी में आईसीएफ का व्हील बेस कितना होता है, कई बार ये सारे सवाल आते हैं आईसीएफ का व्हील बेस कितना आता है। जैसे इसमें अभी आपको कैस्नॉफ बॉगी का पूछा गया है, अगर आईसीएफ बॉगी का पूछा जाएगा कि आईसीएफ बॉगी का कितना होता है तो 2896 आईसीएफ का व्हील बेस होता है। इसी तरह फीएट बॉगी यानी जिस बॉगी का इस्तेमाल एलएचबी के अंदर किया जाता है तो उसका व्हील बेस कितना होता है, तो हम इसको एलएचबी भी लिख सकते हैं या फिर फीएट बॉगी भी हम कह सकते हैं। तो अगर फीएट बॉगी आए या फिर एलएचबी पूछा जाए तो इसमें 2560 इसका व्हील बेस होता है एलएचबी का, यानी फीएट बॉगी का जो व्हील बेस होता है 2560 इसी तरह अगर हम वंदे भारत की बात करें, वंदे भारत का व्हील बेस कितना होता है, जो कि बिल्कुल अभी नया सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, तो ये होता है 2700 2700 होता है वंदे भारत का। आईसीएफ का होता है 2896 और अगर एलएचबी की बात की तो 2560 होता है। और अगर कैस्नॉफ बॉगी की बात की तो 2000 होता है। तो यहाँ पे कैस्नॉफ बॉगी का व्हील बेस पूछा गया है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8, Which of the following scenario would most likely lead to failure in transition from empty to load mode in the APM system of a wagon? जो नीचे 4 और 5 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा वो सिनेरियो है जिससे किसी वैगन के एपीएम सिस्टम में, जो एपीएम सिस्टम होता है खाली से लोड जो मोड होता है उसमें खराबी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना रहती है। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें क्या ऐसा, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिससे एपीएम डिवाइस खराब होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये कारण हो जाए तो एपीएम डिवाइस खराब हो जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपीएम डिवाइस होता क्या है। एपीएम यानी कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस कहते हैं। जो हमारा एपीएम होता है, हमारा एपीएम होता है ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन इसका नाम है। और इसको कई बार हम EL60 वाल्व भी कहते हैं। कई जगह आपको EL60 वाल्व के नाम से भी सवाल आ सकते हैं। कई जगह आपको एपीएम देखने को मिलेगा, कई जगह EL60 वाल्व भी कहा जाता है इसको। अब देखिए जो लोड एपीएम होता कहाँ है, ये हमारा बॉडी जो हमारा वैगन है उसमें हमारा एपीएम कुछ इस तरह से लगा होता है और इसके अंदर एक लीवर होता है और ये यहाँ पे हमारे बॉगी के ऊपर, बॉगी का जो ऊपर का हिस्सा है साइड फ्रेम के ऊपर यहाँ पे लगा रहता है। अब जो ये एपीएम है इसका जो लोड कंडीशन में जो प्रेशर देता है, एपीएम लोड कंडीशन में जो प्रेशर देता है वो 3.8 kg होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3.8 kg होता है लोड कंडीशन में। और अगर एमटी की बात की जाए तो 2.2 kg होता है यहाँ पे एमटी कंडीशन में 2.2 kg होता है। एपीएम जो लगा होता है वो लगा होता है, ये हमारा डीवी है, ये डीवी है, डीवी और ब्रेक सिलेंडर के बीच में
एपीएम लगा होता है। ये एपीएम हो गया और यहाँ पे ये हमारा बीसी हो गया, ब्रेक सिलेंडर, ये हमारा बीसी हो गया। तो जो हमारा एपीएम है डीबी और ब्रेक सिलेंडर के बीच में लगा होता है। ये डीबी से आने वाले प्रेशर को रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा, डीबी से आने वाले प्रेशर को रेगुलेट करता है। और लोड कंडीशन में अगर हमारा वैगन लोड है तो ये लोड कंडीशन में 3.8 केजी का प्रेशर ये ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। और अगर हमारा वैगन जो है वो हमारा वैगन एम्प्टी है तो ये 2.2 केजी का प्रेशर ये भेजता है ब्रेक सिलेंडर के अंदर। एपीएम के साथ एक एआर टैंक भी लगा होता है जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर की होती है। 6 लीटर का एक एआर टैंक भी लगा होता है एपीएम के साथ। और जो एपीएम है बीएमबीसी वैगन, जो हमारा बीएमबीसी वैगन है उसमें एपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। और एक वैगन में टोटल एक एपीएम होता है, एक वैगन में टोटल एक एपीएम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कई बार सवाल ये भी आता है कि बीएमबीसी के अंदर जो बीएमबीएस बोल रहा हूँ, बीएमबीएस के अंदर जो हमारा एपीएम होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो एक बीएमबीएस के अंदर एक एपीएम होता है और मैक्सिमम जो प्रेशर ये भेजता है 3.8 केजी भेजता है लोड कंडीशन में, और एम्प्टी कंडीशन में 2.2 केजी का प्रेशर भेजता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था इसमें जो ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मैकेनिकल फेलियर ऑफ द लोड सेंसिंग आर्म। जो लोड सेंसिंग आर्म लगा होता है एपीएम के अंदर उसमें अगर कोई मैकेनिकली फेलियर हो जाता है तो इसके वजह से एपीएम ज़्यादा ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9, स्टील में कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने से किस चीज़ की वृद्धि होती है। इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील। स्टील में हम कार्बन का प्रतिशत अगर बढ़ाते हैं तो उसकी जो ब्रिटलेसनेस होती है, भंगुरता जिसे कहते हैं, उसकी यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी। एलएचबी के इनर व्हील का डिस्टेंस कितना होता है, एलएचबी के आंतरिक पहियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पे जो एलएचबी, यहाँ तो मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे ख्याल से 12,345 mm होना चाहिए, 345 mm होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखे तो 12,345 नहीं है, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए है। मैं कंफ्यूज हूँ कि 12,340 होगा या 12,345 होगा, तो यहाँ पे हम 12,340 के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर देखेंगे कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, 12,340 है या फिर 12,345 है, 12,340 या फिर 12,345, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 11, ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग। ब्रेक एक्सीलेटर इस दौरान सक्रिय होता है। ब्रेक एक्सीलेटर कब सक्रिय होता है, एवरी सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ है। तो ये एलएचबी के अंदर होता है, ये आईसीएफ में नहीं होता, ये गुड्स में नहीं होता है, ये सिर्फ एलएचबी के अंदर होता है। और ये कब एक्टिवेट होता है, ये तब एक्टिवेट होता है जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है। यानी कि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा ब्रेक एक्सीलेटर एक्टिवेट होता है। और एक एलएचबी कोच के अंदर सिर्फ एक ब्रेक एक्सीलेटर होता है। अगर कभी सवाल ये आए कि एक ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या कितनी होती है एक कोच में, तो एक कोच में ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या एक होती है। सवाल नंबर 12, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू। कोच में लोड ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है, यहाँ पे कोच की बात की जा रही है। तो कोच में जो लोड ट्रांसमिशन होता है वो साइड बैरियर के माध्यम से होता है। और अगर गुड्स की अगर ये गुड्स के लिए सवाल होता तो गुड्स में ये सेंटर पिवट के थ्रू होता है, लेकिन सवाल यहाँ पे हमारा कोच का है तो कोच में ये साइड बैरियर के थ्रू होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेज इज। दो कोच को कपल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ कपलर शुड बी अलाइन, दोनों कपलर एक संरक्षित रेखा में संरक्षित होने चाहिए। बोथ कपलर शुड बी वाइटन गैदरिंग रेंज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो हमारा दो कोच है जब हम उसको कपल करते हैं तो दोनों कोच जो है बोथ कपलर शुड बी अलाइन, दोनों कपलर अलाइन होना चाहिए। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, यानी दोनों कपलर है वो गैदरिंग रेंज के अंदर होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए भी होगा और बी भी होगा। इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है दो कोच को कपल करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14, ड्यूरिंग ए पीरियोडिक ओवरऑलिंग पीओच
You identify exclusive wear of the brake shoes. Which of the following action should be taken to prevent recurrence? जो हमारा पियोच होता है, पियोच के दौरान अगर आप ब्रेक शूज़ पर अत्यधिक घिसाव आपको मिलता है, आप देखते हैं कि ब्रेक शूज़ पर ज़्यादा घिसाव है, तो इसको रोकने के लिए नीचे जो 4-5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी कार्रवाई आपको करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। पहला है इंक्रीज द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर सेटिंग। दूसरा है एडजस्ट द स्लैक एडजस्टर टू इंश्योर प्रॉपर पिस्टन स्ट्रोक, यानी कि हम स्लैक एडजस्टर को हम एडजस्ट करेंगे प्रॉपर पिस्टन स्ट्रोक के लिए। तीसरा ऑप्शन जो ऑप्शन सी है, रिप्लेस द ब्रेक शूज़ विद ए हायर फ्रिक्शन मटेरियल। हम जो ब्रेक शूज़ है उसको हम हायर फ्रिक्शन मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे। और डी है चौथा ऑप्शन, रिड्यूस द लोड सेंसिंग डिवाइस सेंसिटिविटी। जो हमारा लोड सेंसिंग डिवाइस है उसका सेंसिटिविटी को हम रिड्यूस यानी कम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडजस्ट द स्लैक एडजस्टर टू इंश्योर प्रॉपर पिस्टन स्ट्रोक। यानी कि जो हमारा स्लैक एडजस्टर है हम उसको प्रॉपर पिस्टन स्ट्रोक के लिए एडजस्ट करेंगे, इससे हमारी ये समस्या आगे फिर नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15। During the overhaul of C3W distributor valve, what specific component wear should be checked to prevent show brake application or release, particularly in high frequency use wagons? C3W वितरक वाल्व के पीओच के दौरान विशेष रूप से उच्च आवृत्ति उपयोग के वैगनों में धीमी ब्रेक लगाने या छोड़ने को रोकने के लिए किस विशिष्ट घटक के पहनने की जांच की जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, वियर इन द वाल्व सीट which could cause slow brake release due to improper sealing। वॉल सीट में घिसावट जिसके कारण अनुचित सीलिंग के कारण ब्रेक रिलीज धीमी हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए C3DB के अंदर के घटक के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और हर आदमी को हर चीज़ नहीं आता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कहीं किसी से भी अगर आप कुछ सीख रहे हैं या आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें आती हों, या जो बंदा आपको सिखाता है उसको सारी चीज़ें आती हों। अगर किसी को सारी चीज़ें आ जाएंगी तो भगवान हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हर आदमी को बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, ठीक है। आप लोग में से किसी को इसके बारे में कुछ जानकारी होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। न्यू पेंशन स्कीम इज़, नई पेंशन योजना क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, कंट्रीब्यूटरी है, नॉन कंट्रीब्यूटरी है, नॉन है, ऑल ऑफ द एबव है। तो ये कंट्रीब्यूटरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यू पेंशन एनपीएस जिसको कहते हैं, पहले ये नेशनल पेंशन स्कीम था, बाद में न्यू पेंशन स्कीम हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, कंट्रीब्यूटरी यानी मदद देने वाला। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। डूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक वैगन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन। जो हमारा वैगन है उसमें अगर हम फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं, एयर ब्रेक वैगन में फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं, तो उसके बाद रिलीज में होने वाला समय पूछा जा रहा है, कितने समय में रिलीज हो जाएगा, कितने समय में रिलीज हो जाना चाहिए। तो ये 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड के अंदर ये रिलीज हो जाना चाहिए। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 सेकंड। सवाल नंबर 18। व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 टू 840 mm डायमीटर ऑफ 2 व्हील सेट्स ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। अगर 863 से 840 mm डायमीटर के 2 व्हील सेट हैं किसी एक बॉगी में, तो उसमें बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए किस थिकनेस के हार्ड पैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने देखा है कि बहुत बार ये सवाल आता है, इसलिए आप इस सवाल को बिल्कुल लिख लेना कॉपी पेन निकाल के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 4 साइज़ के जो हमारे ये हार्ड पैकिंग रिंग है 4 साइज़ के होते हैं और अलग अलग व्हील डायमीटर के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 889 889 से 864। अगर हमारा व्हील डाया इसके बीच में है तो यहाँ पे 13 mm पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 863 mm से 840 mm के बीच में अगर हमारा व्हील डाया है तो यहाँ पे 26 mm का यहाँ पे पैकिंग इस्तेमाल किया जाता है। 839 टू 820 अगर इसके बीच में हमारा व्हील डाया है तो यहाँ पे 38 mm का यहाँ पे हार्ड पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर 819 mm का है तो 48 mm का इस्तेमाल होता है, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ये डेटा है तो है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 863 से 840। तो जो हमारे दूसरा ऑप्शन है ये पूछा गया है। 800 अगर व्हील डाया 863 से 840 है
तो इसमें कितने जो हार्ड पैकिंग है वो उसका साइज़ पूछा जा रहा है कि उसकी थिकनेस साइज़ कितनी होगी। तो उसकी थिकनेस साइज़ होगी 26 mm। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 26 mm। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी 26 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, एक्सेल इज चेक बाय। जो एक्सेल है उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? तो एक्सेल की जांच की जाती है डीपीटी के द्वारा की जाती है या फिर यूएसटी। ये दो चीज़ें होती हैं, डीपीटी और यूएसटी। तो एक्सेल को यूएसटी के जरिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसटी। यानी कि जो हमारा यूएसटी है इससे हम इंटरनल क्रैक को देखते हैं, यूएसटी से इंटरनल क्रैक को देखते हैं, जबकि जो डीपीटी होता है वो सरफेस क्रैक को दिखाने के लिए होता है। डीपीटी से सरफेस क्रैक को देखते हैं और यूएसटी से इंटरनल क्रैक को देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेल की जांच की जाती है उसको यूएसटी के जरिए उसकी जांच की जाती है, यानी कि एक्सेल में कोई इंटरनल क्रैक तो नहीं है, वो देखने के लिए यूएसटी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन। इंजन और पावर कार के बीच में वर्टिकल जो फिक्सन होता है, फिसलन होता है, स्लाइडिंग होती है, उससे बचने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम पूछा जा रहा है, क्या है? चार ऑप्शन है, वर्टिकल स्लाइड प्रोटेक्टर, रिस्ट्रिक्टर, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टर। रिस्ट्रिक्टर के द्वारा जो रिस्ट्रिक्टर होता है उसके द्वारा वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार, यानी कि इंजन और पावर कार के बीच में जो वर्टिकल स्लाइडिंग होता है उसको रोकने के लिए रिस्ट्रिक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 21, लिबरेटिंग रिंग रिक्वायर हीटिंग फॉर श्रिंक फिट अप टू मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ। जो हमारा लिबरेटिंग रिंग होता है उसको जब हम फिट करते हैं तो उसको पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको फिट किया जाता है, लेकिन इसमें उसको कितना गर्म करना है इसकी एक सीमा होती है। अगर उससे ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा और उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ख़राब हो जाएगा, और कम गर्म करेंगे तो वो जर्नल के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो हम कितना गर्म करते हैं उसको लगाने के लिए, किसको? लिबरेटिंग रिंग को। तो यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 110 डिग्री सेल्सियस, और इसको इंडक्शन में गर्म किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22, लास्ट शॉप इशू साइज ऑफ वियरिंग प्लेट। वियरिंग प्लेट का लास्ट शॉप इशू साइज पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वियरिंग प्लेट की ये कहाँ होता है और कहाँ के वियरिंग प्लेट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये जो वियरिंग प्लेट होता है ये ICF कोच के अंदर होता है और ये साइड वेदर के अंदर होता है। जो हमारा साइड वेदर होता है उसके अंदर ये हमारा वियरिंग प्लेट होता है। दोनों साइड वेदर में वियरिंग प्लेट होता है, उसकी बात हो रही है। तो उसकी यहाँ पे पूछा जा रहा है शॉप इशू साइज़, लास्ट शॉप इशू साइज़ क्या होता है। तो वियरिंग प्लेट का जो नया साइज़ होता है, जो वियरिंग प्लेट न्यू होता है, यहाँ पे अगर हम न्यू वियरिंग प्लेट की बात करें तो न्यू का जो साइज़ होता है वो 10 mm होता है, 10 mm न्यू का साइज़ होता है। और शॉप इशू साइज़ की बात की जाए तो शॉप इशू साइज़ होता है 9 mm, शॉप इशू साइज़ होता है 9 mm। और 8.5 mm पे ये कंडम हो जाता है, 8.5 mm पे ये कंडम हो जाता है। और वियरिंग प्लेट न्यू साइज़ 10 mm होता है, लास्ट शॉप इशू साइज़ 9 mm होता है, और जब 8 घिस के ये 8.5 mm हो जाता है तो इसे कंडम कर दिया जाता है। इसके अलावा जो साइड वेदर में वियरिंग प्लेट के अलावा वियरिंग पीस भी होता है। तो वियरिंग पीस जो होता है उसका नया में साइज़ 45 mm होता है, न्यू साइज़ 45 में होता है, किसका? वियरिंग पीस का। शॉप इशू साइज़ की बात की जाए तो 43.5 mm होता है। वियरिंग पीस का शॉप इशू साइज़ 43.5 होता है। और ये कंडम कब हो जाता है? जब ये घिस के 42 mm रह जाता है तो इसको कंडम कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को वर्नियर कैलिपर से नापते हैं। और इसके अलावा जो तेल होता है, साइड बैरल के अंदर जो तेल होता है वो किस ग्रेड का होता है आपको पता है? कई बार ये सवाल आता है साइड बैरल में डलने वाले तेल का ग्रेड। तो ये होता है SS68 ग्रेड का ये ऑयल होता है। तो यहाँ पे पूछा गया जो हमारा सवाल है वो है शॉप इशू साइज, वियरिंग प्लेट का शॉप इशू साइज, तो वो होता है 9 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 9 mm। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23, When DB is working condition, the position of DB handle is। जब DB वर्किंग पोजीशन में हो तो जो DB का हैंडल है उसकी स्थिति क्या होगी, वो किस स्थिति में रहेगा? चार ऑप्शन है, क्या वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्या वो इंक्लाइंड रहेगा, या फिर वर्टिकल रहेगा, या फिर पैरेलल रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस कोई नहीं रहेगा। तो वर्टिकल। जब DB वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसका जो आइसोलेटिंग हैंडल होता है वो
वर्टिकल होता है, खड़ा होता है। जब डीबी को हम आइसोलेट कर देते हैं तो उसका हैंडल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जैसे ये हमारा डीबी है और ये हमारा हैंडल है। अगर हम ये हमारा वर्टिकल स्थिति में अगर ये है कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से है, यानी कि ये वर्किंग कंडीशन में है। और ये अगर ये स्ट्रेट हो गया यानी कि हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा डीबी है अगर वो वर्किंग कंडीशन में है तो उसका आइसोलेटिंग जो हैंडल है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो जो उसकी पोजीशन है वर्टिकल होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24, मैक्सिमम बीसी प्रेशर ऑफ बीएलसी वैगन ड्यूरिंग एप्लीकेशन इन एम्प्टी कंडीशन। बीएलसी वैगन में जो हमारा मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो एम्प्टी कंडीशन में कितना होता है। तो जो हमारा बीएलसी वैगन होता है उसके अंदर एम्प्टी और लोड को सेंस करने के लिए एलएसडी लगा होता है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस लगा होता है। पहले मैनुअली एम्प्टी और लोड हैंडल लगा होता था, तो जो मैनुअली हम उसको अगर वैगन लोड में है तो हैंडल को लोड की तरफ करते थे, और वैगन अगर खाली रहता था तो हैंडल को खाली एम्प्टी की तरफ करते थे। लेकिन अभी एम्प्टी लोड डिवाइस को हटा के यहाँ पे एलएसडी लगा दिया गया, लोड सेंसिंग डिवाइस। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वैगन लोड है तो ये खुद सेंस कर लेगा कि वैगन लोड है, और अगर वैगन खाली है तो ये खुद सेंस कर लेगा कि वैगन खाली है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीएलसी वैगन में जो एप्लीकेशन होता है, अगर एम्प्टी कंडीशन में एप्लीकेशन होता है, वैगन खाली है और ब्रेक लगाया जाता है, तो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है। तो देखिए एम्प्टी कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है 2.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाता है, 2.2। और अगर लोड कंडीशन की बात की जाए, अगर वैगन लोड है तो लोड कंडीशन में मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होता है 3.8 किलोग्राम होता है, 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होता है लोड में। और अगर वैगन खाली है तो 2.2 किलोग्राम होता है। और जो हमारा एलएसडी होता है, जो एक बोगी में एक ही एलएसडी लगा होता है। अगर एक पूरे वैगन की बात की जाए तो एक वैगन में 2 एलएसडी होंगे, और अगर सिर्फ एक बोगी की बात की जाए तो एक बोगी में इनकी संख्या 1 होगी एलएसडी की। तो इसका इस्तेमाल बीएलसी वैगन में किया जाता है लोड सेंसिंग डिवाइस के तौर पे, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एम्प्टी के लिए, यानी कि एम्प्टी कंडीशन में, यहाँ पे पूछा जा रहा है एम्प्टी के लिए, यानी कि एम्प्टी कंडीशन के अंदर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना होगा, तो 2.2 किलोग्राम होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.2 किलोग्राम। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 25, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ बॉलिस्टर इन आईसीएफ बॉगी इज कंट्रोल्ड बाय। आईसीएफ बॉगी में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को, बॉलिस्टर के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 4-5 ऑप्शन है यहाँ पे। एंकर लिंक है, यहाँ पे इक्वलाइजिंग स्टेज रॉड है, एक्सल गाइड है, ट्रांसम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो हमारा आईसीएफ कोच के अंदर जो बॉलिस्टर का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एंकर लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एंकर लिंक। एंकर लिंक कहाँ लगा होता है, ट्रांसम और बॉलिस्टर के बीच में लगा होता है। एक बोगी के अंदर 2 एंकर लिंक होते हैं, और ये जैसे ये हमारा बॉलिस्टर का अपर प्लैंक हो गया और ये हमारा ट्रांसम हो गया, एक इधर दूसरा ट्रांसम हो गया, तो एक यहाँ लगा रहेगा एंकर लिंक, और एक यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ लगा रहेगा। एक बोगी में 2 की संख्या में लगे रहते हैं। और अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो 451 + 1 mm होता है। 4 यहाँ पे अगर लेंथ, एंकर लिंक की लेंथ पूछा जाए तो 451 + 1 mm होता है। एंकर लिंक का लेंथ 451 + 1 mm होता है, और इनकी संख्या एक बोगी में 2 होती है। और अगर एक कोच की बात की जाए तो एक कोच में इनकी संख्या 4 होती है। और एंकर लिंक किसके किसके बीच लगा होता है, ट्रांसम और बॉलिस्टर, यानी अपर प्लैंक, बॉलिस्टर कई बार अपर प्लैंक भी कहते हैं, अपर प्लैंक और ट्रांसम के बीच में लगा होता है एंकर लिंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ LHB कोच इज डन। जो हमारा LHB कोच का ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 होता है वो कब किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा D1 शेड्यूल होता है वो हर ट्रिप के बाद किया जाता है। D1 जो शेड्यूल होता है हर ट्रिप पे किया जाता है। और अगर हम D2 की बात करें, जो हमारा D2 शेड्यूल होता है ये 30 ± 3 डेज़ में किया जाता है। और अगर यहाँ हम D3 की बात करें तो जो हमारा D3 होता है वो 180 ± 15 डेज़, इसके अंदर में हमारा D3 शेड्यूल किया जाता है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा जो D1 शेड्यूल है LHB का वो कब किया जाता है, तो हर ट्रिप पे किया जाता है, यानी 7 ± 1 डेज़। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज, तीसरा ऑप्शन है एवरी ट्रिप, हर ट्रिप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवरी ट्रिप।
हर ट्रिप पे D1 किया जाता है, D2 30 दिन पे किया जाता है ±3 दिन, और D3 जो है 180 दिन ±15 दिन पे किया जाता है। और अगर हम LHB की बात कर रहे हैं और मेंटेनेंस शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे SS1, SS2 और SS3 भी जानना जरूरी है। तो जो हमारा SS1 होता है, शॉप शेड्यूल 1, जो SS1 होता है ये 1.5 ईयर या फिर 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए SS1 तब किया जाता है। और अगर हम SS2 की बात करें तो हमारा जो SS2 है 3 साल या फिर 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए तब यहाँ पे किया जाता है। और अगर हम SS3 की बात करें तो SS3 जो होता है 6 साल पे होता है या फिर 24 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। यानी SS1 1.5 साल हो जाए या फिर 6 लाख किलोमीटर हो जाए तो SS1 करना है, SS2 3 साल हो जाए या फिर 12 साल हो जाए तो SS2 करना है, और SS3 6 साल हो जाए या फिर 24 लाख किलोमीटर चल जाए तो हमें SS3 करना है। ठीक इसी प्रकार D1 जो शेड्यूल है एवरी ट्रिप में होता है, D2 30 दिन ±3 डेज, और जो D3 होता है 180 दिन ±15 दिन। तो सवाल था यहाँ D1 के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एवरी ट्रिप D1 होता है एवरी ट्रिप पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 27, LAP शैल बी क्रेडिट टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, रेल कर्मचारी के खाते में LHP किस दर पे जमा किया जाता है। देखिए एक साल में तो 30 LAP मिलता है, हर 6 महीने पे 15 के हिसाब से, लेकिन एक दिन पर दिन के हिसाब से पूछा जा रहा है कि पर दिन के हिसाब से कितना मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर दिन के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28, RCF इज लोकेटेड एट, RCF कहाँ पे लोकेटेड है, RCF कहाँ पे स्थित है। तो RCF कपूरथला में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बड़ा है, आप में से लगभग सबको पता होगा RCF कहाँ है। तो जो हमारा RCF है कपूरथला में है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29, In a BMBS system, what is the purpose of the automatic pressure modification device? जो BMBS सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस यानी कि APM को देने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। अब यहाँ पे क्या उद्देश्य है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा जो हमारा APM है वो कहाँ लगा होता है, वो कैसे काम करता है, और उसका जो प्रेशर देना होता है वो कितना प्रेशर देता है। तो जो हमारा जो APM है वो ये मान लीजिए कि हमारा वैगन है, तो ये वैगन का अंडर फ्रेम है, ठीक है। वैगन के अंडर फ्रेम में APM लगा होता है। यहाँ LSD की बात नहीं हो रही है, लोड सेंसिंग डिवाइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे APM की बात हो रही है, यानी कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन की बात हुई। तो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे वैगन के अंडर फ्रेम में लगा होता है। यहाँ से एक लीवर नीचे की तरफ रहता है, इसके अंदर एक लीवर रहता है, और ये बॉगी के साइड फ्रेम के ऊपर होता है। तो ये हमारा बॉगी का साइड फ्रेम हो गया। बॉगी के साइड फ्रेम के ऊपर ये चीज़ रहता है जिसको कि हम सेंसिंग आर्म कहते हैं, इसे हम सेंसिंग आर्म कहते हैं, और ये हमारा APM है। APM को कई बार हम EL60 वाल्व भी कहते हैं, कई जगह आपको EL60 वाल्व भी देखने को मिलेगा, इसका नाम EL60 वाल्व भी कहलाता है। तो आप इसको APM कह लीजिए या फिर EL60 वाल्व कह लीजिए। इस APM के साथ एक AR टैंक भी जुड़ा होता है जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर होती है, 6 लीटर की कैपेसिटी होती है इस AR टैंक की। अब यहाँ पे ये कैसे काम करता है, जब हमारा वैगन लोड होता है तो ये जो सेंसिंग आर्म ये सेंसिंग आर्म है, ये सेंसिंग आर्म ये बॉगी के साइड फ्रेम को टच करता है, जिससे कि APM डिवाइस को पता चल जाता है कि वैगन लोड है। और अगर ये हमारा सेंसिंग आर्म जो है, ये हमारा सेंसिंग आर्म है, ये साइड बॉगी के साइड फ्रेम को अगर टच ना करे मतलब गाड़ी एम्प्टी है। जो हमारा APM है ये लगा होता है, सबसे पहले तो हमारा DB होता है, ये DB से प्रेशर आता है वो APM के अंदर जाता है, APM के अंदर जाता है, और यहाँ से निकल के जो प्रेशर है वो लास्ट में BC यानी ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि APM का उद्देश्य क्या होता है, BMBS सिस्टम में जो हमारा APM दिया गया है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य हम देखेंगे, लेकिन पहले तो ये समझ लें कि हमारा APM होता क्या है, कैसे काम करता है। जो हमारा APM है ये अगर हम बात करें इसका काम, तो इसका जो काम है DB के भेजे हुए प्रेशर को रेगुलेट करके ब्रेक सिलेंडर भेजना। यानी DB जो प्रेशर भेजा है APM डिसाइड करता है कि कितना प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। अगर हमारा वैगन लोड है तो APM DB से आने वाले प्रेशर को 3.8 kg भेजता है ब्रेक सिलेंडर में,
और अगर हमारा गाड़ी एम्प्टी है, अगर हमारा वैगन एम्प्टी है, तो जो एपीएम है वो 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजता है ब्रेक सिलेंडर में। यानी कि एपीएम डीबी से आने वाले प्रेशर को रेगुलेट करके ब्रेक सिलेंडर में भेजता है, और एक वैगन के अंदर एपीएम की संख्या 1 होती है। चलिए अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं, जो हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। टू कंट्रोल ब्रेक्स, पहला ऑप्शन जो है, टू कंट्रोल ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ड्यूरिंग एम्प्टी एंड लोड कंडीशन, टू रेगुलेट द एयर प्रेशर इन द फीड पाइप, टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग ऑफ द ब्रेक सिलेंडर, टू आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द कंट्रोल रिजर्वायर। यानी कि पहला ऑप्शन है टू कंट्रोल ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ड्यूरिंग एम्प्टी एंड लोड कंडीशन, ये ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को कंट्रोल करता है एम्प्टी और लोड कंडीशन में। दूसरा है ये रेगुलेट करता है, यानी कि रेगुलेट करता है एयर प्रेशर को फीड पाइप के। और तीसरा है ओवर चार्जिंग होने से बचाता है ब्रेक सिलेंडर को। और चौथा है टू आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द कंट्रोल रिजर्वायर, ये कंट्रोल रिजर्वायर को ब्रेक सिलेंडर से आइसोलेट कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाली और भरी हुई स्थिति के दौरान ब्रेक सिलेंडर दबाव को नियंत्रण करने के लिए इसको लगाया जाता है। ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग के दौरान जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एपीएम लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 30, डैश इज चेक्ड विद टायर डिफेक्ट गेज। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम टायर डिफेक्ट गेज से चेक करते हैं, ये पूछा गया है। तो क्या क्या ऑप्शन है, व्हील डिफेक्ट है पहला ऑप्शन, दूसरा बकल डिफेक्ट, सीबीसी डिफेक्ट, डोर डिफेक्ट। तो सीधी सी बात है व्हील डिफेक्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। यानी व्हील डिफेक्ट गेज के द्वारा, जो डिफेक्ट गेज है उसके द्वारा, टायर डिफेक्ट गेज है उसके द्वारा व्हील डिफेक्ट को ही यहाँ पे नापा जाता है, जांच की जाती है। सवाल नंबर 31, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन बीएलएल वैगन। बीएलएल वैगन के अंदर ऑटोमेटिक कितने ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 10 ट्विस्ट लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32, ओवर हीटिंग ऑफ रोलर बेयरिंग बियॉन्ड 120 डिग्री और रैपिड हीटिंग में रिजल्ट। रोलर बेयरिंग को 120 डिग्री से अधिक गर्म होने या बार बार गर्म होने के लिए इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। आयामी अस्थिरता हो सकती है, सामग्री में यानी चेंज इन मटेरियल हो सकता है, दरारें शुरू हो सकती हैं, ऑल द एबव हो सकता है। तो देखिए जो भी अगर हमारा ओवर हीट हो जाता है रोलर बेयरिंग 120 डिग्री से ज़्यादा या आसपास, तो उसमें आयामी अस्थिरता हो सकती है, उसका मटेरियल में बदलाव हो सकता है, सामग्री में परिवर्तन, या फिर दरारें भी हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका ऑल द अबव उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एआर टैंक। एआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है। तो एआर टैंक की कैपेसिटी 200 लीटर की होती है, 200 लीटर की। अगर हम आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ के अंदर 200 लीटर का सिर्फ एक टैंक होता है, और अगर हम एलएचबी की बात करें तो एलएचबी में ये 200 लीटर का एक टैंक नहीं होता है, बल्कि एक 125 लीटर का होता है प्लस एक 75 लीटर का होता है। तो दोनों मिला के टोटल 200 लीटर के होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 200 लीटर। एआर टैंक की कैपेसिटी 200 लीटर की होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बैरल इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के साइड बैरल में जो तेल होता है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो आईसीएफ कोच का जो साइड बैरल होता है उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 2.2 लीटर होती है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.2 लीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, द डिस्टेंस बिटवीन बीएसएस ब्रैकेट एंड एडजेसेंट एक्सल गाइड ऑफ 16.25 टन बोगी। तो जो हमारा 16.25 टन यानी एसी बोगी होता है उसमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है बीएसएस ब्रैकेट एंड एडजेसेंट एक्सल गाइड के बीच में कितना होता है। तो अगर हम पहले 13 टन को देख लेते हैं। अगर हम 13 टन की बात करें, जो हमारा नॉन एसी बोगी होता है 13 टन, तो इसमें होता है 463 ± 1 mm। और अगर हम एसी जो कि 16.2 टन होता है, जो एसी बॉगी भी जिसको हम कहते हैं, इसमें 413 ± 1 mm होता है। तो यहाँ पे एसी का पूछा गया है, एसी में कितना होता है, तो 413 ± 1, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 413 ± 1। सवाल नंबर 36, बाय टेम्परिंग इंक्रीज। टेम्परिंग करने से बढ़ता है, क्या बढ़ता है। मशीनेबिलिटी बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर सॉफ्टनेस। तो जो टेम्परिंग होता है उससे स्टिफनेस बढ़ती है, यानी कि कठोरता बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठोरता। चलिए सवाल नंबर 37,
If a wagon equipped with a load sensing device LSD is overhauled and failed to adjust braking force correctly based on its load condition, which inspection step should be performed first? यदि लोड सेंसिंग डिवाइस से सुसज्जित यानी लोड सेंसिंग डिवाइस लगा हुआ एक वैगन की ओवरहॉलिंग की जाती है और वह अपनी लोड स्थिति के आधार पर ब्रेकिंग बल को सही ढंग से समायोजित करने में विफल रहता है, तो कौन सा निरीक्षण पहले चरण में किया जाना चाहिए? यानी कि कोई ऐसा वैगन है जिसमें एलएसडी लगा हुआ है और जो ये एलएसडी है ये जो लोड की स्थिति में या फिर एमटी की स्थिति में, यहाँ पे लोड पूछा गया है तो हम लोड की बात करेंगे, लोड की स्थिति में ब्रेक सही तरीके से नहीं लगा पा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? तो 4-5 ऑप्शन है। इंस्पेक्ट द रिले वाल्व फॉर लीकेज, जो रिले वाल्व है उसको हम उसका लीकेज चेक करेंगे। ऑप्शन बी में चेक द एलएसडी फॉर मैकेनिकल डैमेज और मिस अलाइनमेंट, यानी जो हमारा एलएसडी लगा हुआ है उसका मैकेनिकल डैमेज तो नहीं है या मिस अलाइनमेंट तो नहीं है, वो चीज़ चेक करेंगे। एडजस्ट द एक्सेलरी रिजर्वायर प्रेशर सेटिंग, एक्सेलरी रिजर्वायर का प्रेशर सेटिंग हम एडजस्ट करेंगे। और डी में है परफॉर्म ए कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन द ब्रेक पाइप, तो कंटिन्यूटी टेस्ट हम करेंगे ब्रेक पाइप का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा एलएसडी सही से काम नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कोई मैकेनिकली प्रॉब्लम है या फिर मिस अलाइनमेंट है, जो जिसे हमें चेक करना होता है और सही करना होता है। चेक करके सही कर देंगे तो हमारा एलएसडी सही से काम करने लगेगा, लोड सेंसिंग डिवाइस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 38। एक्सल लोड ऑफ एसी कोच इज टन। एक्सल लोड जो है एसी कोच का एक्सल लोड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सल लोड कितना होता है एसी का। तो एक्सल लोड 16.23 होता है, एक्सल लोड 16.23 टन होता है एसी का। तो ऑप्शन देखें तो 16.3, 13 और 20 और 18, यहाँ पे तो कोई सा भी नहीं दिख रहा है 16.23, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 16.23 होता है एसी कोच का एक्सल लोड। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 39। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक इज, जो हमारा पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक होता है उसका स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा जा रहा है। व्हील गेज कितना होता है? तो 1600 होता है यहाँ पे, 1600 mm 1600। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1600 mm। अच्छा, व्हील गेज होता क्या है पहले वो भी जान लीजिए कि जो हमारा व्हील गेज होता है स्टैंडर्ड व्हील गेज मैक्सिमम या फिर मिनिमम वो क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं एक बार। ये हमारा एक्सल हो गया, ठीक है। ये क्योंकि ये कमेंट आया था, एक पिछले वीडियो में कमेंट आया था व्हील गेज को थोड़ा सा समझाने के लिए। ये एक्सल हो गया, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे व्हील डिस्क हो गया, ये हमारे 2 व्हील डिस्क हो गए। इन 2 व्हील डिस्क के बीच में इनर साइड में इस बीच के दूरी को व्हील गेज कहते हैं, इसको व्हील गेज कहते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड व्हील गेज जो होता है वो 1600 mm होता है, जो कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 1600 mm स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है। और अगर हम मैक्स की बात करें, मैक्सिमम व्हील की बात करें, तो ये 1602 mm होता है। और अगर मिनिमम की बात करें तो ये हो गया 1599 mm, ये मैक्सिमम मिनिमम होता है। और अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 1600 mm हो गया, ठीक है। मैक्सिमम 1602 mm हो गया और मिनिमम 1599 mm हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया स्टैंडर्ड व्हील गेज, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1600 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 40। एंड वाल ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, जो एलएचबी कोच का एंड वाल होता है वो किससे बना होता है? तो एंड वाल यहाँ पे अगर हम बात करें, एंड वाल और साइड वाल और रूफ स्ट्रक्चर, ये सब जितने भी बने होते हैं इन सब में SS409 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फेरेटिक स्टील। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेरेटिक स्टील SS409। और एंड वॉल यहाँ पे एंड वॉल, साइड वॉल और रूफ स्ट्रक्चर, ये तीनों SS409 से बने होते हैं, यानी कि फेरेटिक स्टील से बने होते हैं। और अगर एलएचबी की रूफ शीट की बात की जाए, एलएचबी का रूफ जो शीट होता है हमारा, एलएचबी का रूफ शीट जो बनता है वो SS304 से बनता है, SS304 से बनता है। और जो अंडर फ्रेम होता है और साइड बार जो होता है, सोल बार जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोच के अंदर, अंडर फ्रेम और सोल बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सोल बार होता है वो बनता है IRSM41 से, IRSM41 से सोल बार बनता है। यहाँ पे सवाल पूछा गया था अंतिम दीवार यानी कि एंड वॉल किससे बनता है? तो एंड वॉल फेरेटिक स्टील से बनता है। इसके अलावा फेरेटिक स्टील से साइड वॉल भी बनता है और रूफ स्ट्रक्चर भी बनता है। रूफ नहीं बनता है, रूफ शीट अलग होता है,
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रूफ शीट SS304 से बनता है, लेकिन जो रूफ का स्ट्रक्चर है वो SS409 से बनता है, यानी कि फेरेटिक स्टील से बनता है। तो यहाँ पे सिंपल सा एंड वॉल पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 41, द मिनिमम परमिशिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर वीजी कोचिंग स्टॉक इज, यात्री वीजिंग कोचिंग स्टॉक का मिनिमम परमिशिबल व्हील गेज कितना होता है? ऊपर अभी हमने बात की थी 599 मिनिमम होता है, 1599 मिनिमम होता है, 1602 मैक्सिमम होता है और 1600 स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे पूछा गया मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 1599 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF BG कोचेज इज, ICF BG कोचेज का लेंथ ओवर बॉडी यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना होता है? तो लेंथ ओवर बॉडी होता है 21,337 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21,337 mm। यानी कि अगर हम बात करें LOB लेंथ ओवर बॉडी तो 21,337 mm हो जाता है, और LOC लेंथ ओवर कपलर की बात करें तो हो जाता है 22,297 mm, 22,297 mm। अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ हो जाता है 3,245 mm, विड्थ हो जाता है 3,245 mm। और अगर हम हाइट की बात करें तो जो हमारा हाइट है वो आ जाता है 4,025 mm। विड्थ हमारा 3,245 mm, हाइट हमारा 4,025 mm। और अगर हम इसके बॉगी सेंटर की बात करें तो हमारा जो बॉगी सेंटर है 14,785 mm बॉगी सेंटर होता है, 14,785 mm। और अगर व्हील बेस की बात करें तो 2,896 mm होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, सारा डाटा आपको एक जगह मिल जाएगा। ये ICF BG कोचेज़ का डाटा है। ICF BG कोचेज़ में लेंथ ओवर बॉडी 21,337 mm होता है, लेंथ ओवर कपलर 22,297 mm होता है, और अगर विड्थ की बात करें तो 3,245 mm होता है, हाइट की बात करें तो 4,025 mm होता है, और अगर यहाँ पे हम बॉगी सेंटर की बात करें तो 14,785 mm होता है, और अगर यहाँ पे हम व्हील बेस की बात करें तो 2,896 mm होता है। तो यहाँ पे सवाल था लेंथ ओवर बॉडी, जिसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 21,337 mm। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 43, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन के अंदर एम्प्टी लोड बॉक्स की जगह किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है? तो ऊपर बहुत बार अभी हमने इसी पेपर में कई बार हमने बात की है LST की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। LST की पूरी डिटेल है वो भी ऊपर हमने देखी है, यानी कि BLC वैगन में एम्प्टी लोड बॉक्स को हटा के यहाँ पे LSD लगाया गया है, लोड सेंसिंग डिवाइस, जो अपने आप सेंस कर लेता है कि वैगन लोड है या एम्प्टी है। लोड है तो उसके हिसाब से प्रेशर देता है, एम्प्टी है तो उसके हिसाब से प्रेशर देता है। अगर वैगन लोड है तो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 3.8 किलोग्राम होता है, और अगर वैगन खाली है तो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 2.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो LST का काम है, LST राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 44, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ एक्सल। एक्सल का टोटल लेंथ कितना होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सल का टोटल लेंथ 2,316 mm प्लस 0.5 और माइनस 0.0 mm होता है। सवाल नंबर 45, व्हाट इज़ द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वैगन ट्रॉली। जो BLC वैगन का ट्रॉली होता है उसका मटेरियल का स्पेसिफिकेशन पूछा गया है कि किस मटेरियल से वो बना होता है। तो BLC वैगन में जो भी मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कास्ट स्टील होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट स्टील। ठीक है, BLC वैगन में कास्ट स्टील होता है, और जो इसमें बॉगी होता है वो LCCF 20C होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 46, इन केस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट, दर अनुबंध के मामले में, यानी कि रेट कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, खरीदने और बेचने वाले के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी सेलर और बायर के बीच के अनुबंध को रेट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दर निर्धारित। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 47, मटेरियल ऑफ योर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ LHB कोचेस। LHB कोच में जो योर डैम्पर लगे होते हैं उसका जो ब्रैकेट होता है उसका मटेरियल पूछा जा रहा है। तो उसका मटेरियल कास्ट स्टील होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट स्टील।
और जो ये यॉ डैम्पर जो होता है ये कहाँ लगा होता है, ये बॉगी से बॉडी के बीच में लगा होता है। अगर ये बॉगी है और ऊपर बॉडी है यहाँ पे, तो बॉगी और बॉडी के बीच में यॉ डैम्पर लगा होता है। एक कोच में इनकी संख्या टोटल 4 होती है और एक बॉगी में इनकी संख्या टोटल 2 होती है। तो इस तरह से इनकी संख्या टोटल 4 होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यॉ डैम्पर का ब्रैकेट किस मटेरियल से बना होता है, तो यॉ डैम्पर का ब्रैकेट जो होता है कास्ट स्टील से बना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48, विथ व्हाट द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइड्स ऑफ आईसीएफ बॉगी इज माउंटेड। आईसीएफ बॉगी के लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल गाइड किसके साथ लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डैशपॉट। डैशपॉट के साथ ये लगे रहते हैं, डैशपॉट से पूरा कंट्रोल होता है। सवाल नंबर 49, व्हाट शुड बी द गैप डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी लूप एंड एक्सेल इन आईसीएफ बोगी। जो आईसीएफ बोगी होता है उसमें एक्सेल जो सेफ्टी लूप होता है और एक्सेल के बीच में डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी लूप एंड एक्सेल इन आईसीएफ बोगी कितना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 mm। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, विच टेस्ट प्रोड्यूस इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व चार्ज ओवर परफॉर्मेंस बिटवीन सर्विस एंड इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। सेवा और आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन के बीच वितरक वाल्व या डीबी के परिवर्तन प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये सिंगल वैगन टेस्ट या फिर सिंगल कोच टेस्ट, SWT सिंगल कोच टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सवाल रहने देते हैं, अगले 50 सवाल अगले वीडियो में लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।